जय हिंद स्टूडेंट। आज की हम क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा आपके +1 पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई एंड हाउ। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस के बुक्स के 2 पार्ट है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का आपका पहला चैप्टर है, दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स संविधान, हमारे संविधान के बारे में। इसका हम थोड़ा सा आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बेटा यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जानना हमें क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हमें ज़रूरत इसलिए होती है ना बच्चे कि जब हमें पता होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उससे हमारा चैप्टर जो है वो और ज़्यादा ईजी बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता है इस पूरे जो आपकी पार्ट 1 है, इन दिस यू आर गोइंग टू रीड अबाउट योर इलेक्शन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो लेसन नंबर 1 है, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझने से पहले आपको उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो व्हेन यू विल कंप्लीट दिस लेसन, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आप कौन कौन सी चीज़ें सीख पाओगे बेटा। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू अ सोसाइटी, हमारे समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ द पावर इन सोसाइटी। मीन्स जो पावर जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे कि एमपीज की, एमएलएस की, और द डिफरेंट ऑफिसेज जितने भी है, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, आपके इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, तो उसका जो एलोकेशन है, उसका जो मतलब आप बोल सकते हो कि उसका बंटवारा या किस को कितनी कितनी पावर जो है वो दी गई है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे बेटा जब आप ये चैप्टर खत्म कर देंगे। वट वॉज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड, एंड ऑल्सो यू विल लर्न कि हमारा संविधान बना कैसे था। प्रोसेस को आप पूरा लर्न करेंगे, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो बेटा ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। इसमें आप जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क के होते, 2 मार्क के होते, 3, 5 और जितने भी आपके लॉन्ग शॉर्ट सारे ही क्वेश्चन वो तो आप कर ही पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अलॉन्ग विद दिस, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी +2 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बीच में कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और +2 के बाद आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, और उसमें ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन करें पॉलिटिकल साइंस में, फिर आप नेट सेट का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, नेट सेट के तो आपको पता ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर कॉलेजेस में आप लेक्चरर लगना चाहते हैं, तो इसमें बड़े बेसिक कंसेप्ट होते हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेटा रहता है। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू इन टूडेज क्लास हम 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इसमें सीखेंगे। नंबर 1, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे पहले बेटा वो पहले ही आपको बता दिया कि आप अपनी कंट्री में पीएम के बारे में पढ़ें, या आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ें, ठीक है, या आप तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ें, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें, इन सबको जितनी भी पावर्स मिली है वो किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही सीखने जा रहे हैं। आपका पहला पॉइंट है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म इन अ सोसाइटी, एंड हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो हम मतलब इनके आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में, हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेंगे। ठीक है ना, आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। मतलब जब आप अभी आप बच्चे हैं ना, तो आप सोचते होंगे कि ये कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी में क्या, संविधान वर्ड से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम नहीं रहती, मतलब बोलने का मतलब कि हमें क्लैरिफाई नहीं होता ये। जैसे अगर आप अपने नेबरहुड में देख लेना, आप अपने एल्डर्स को एक चीज़ पूछना, ठीक है, उनको पूछना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बनी, क्या है, उनको कुछ नहीं पता होगा, बट दे आर नोइंग द अदर थिंग्स। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछ लोगे,
पीछे कुछ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने डिसीजंस लिए उनके बारे में पूछ लोगे, या कुछ भी हैपनिंग तो उसके बारे में पता रहेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे है बेटा, लेकिन इसको हमेशा क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे एक बात समझ लें कि ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपने +2 के बाद आपको एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे आपके जितने भी +2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, जनरल इंटेलिजेंस विच इज ऑल्सो नोन एज जीके, ठीक है। तो आपका जीके का बहुत सारा हिस्सा जो है ना, वो ये आपकी पॉलिटी कवर करती ही करती है, और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? इसका पहला पॉइंट है दिस, कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेट करता है, एश्योर करता है क्या चीज को और कैसे करता है, ठीक है। इसको समझना है। देखो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल से बोला है कि इमेजिन योरसेल्फ टू अ मेंबर ऑफ द रीजनेबली लार्ज ग्रुप, मतलब आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप के एक मेंबर हैं, ठीक है ना, और बहुत ही डाइवर्स है, जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के आर द डाइवर्स इन वेरियस वेज। वेरियस वेज बोलने का मतलब है रिलीजियसली डिफरेंट हो सकते हैं, हिंदूज हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, अलग अलग धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसके आप आगे आप देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट है, एंड दे आर ऑल्सो वेरिड इन डिफरेंट रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब यही नहीं कि वो धर्म के नाम पे अलग है, वो बहुत और तरीके से भी अलग हो सकते हैं। उनके प्रोफेशन, जैसे कोई टीचर, डॉक्टर, कोई प्लम्बर, है ना, कोई पियोन, ऐसे अलग अलग किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं। डिफरेंट एबिलिटीज मीन्स कोई किसी को आईटी बड़ी अच्छी आती होगी, ठीक है, ये 80 हो गया, आईटी बहुत अच्छी आती होगी, कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, कोई जो है वो मजदूर का काम बहुत अच्छा करता होगा, ठीक है ना, कोई दुकानदार बहुत अच्छा होगा। तो एबिलिटीज उनकी हॉबीज डिफरेंट हो सकती हैं, गार्डनिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनी काइंड ऑफ हॉबीज। डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक, मतलब वो एक कम्युनिटी का आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि आप अज्यूम करो कि आप एक कम्युनिटी ग्रुप में रहने वाले हैं, और आप जो है उसकी डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट हैबिट्स है, ठीक है, और हर एक तरह से हॉबीज डिफरेंट है। इवन सोशल स्टेटस इज डिफरेंट, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, ठीक है ना। इवन द जो एज है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। आप अपने फैमिली में देख लो, अगर आप अपनी फैमिली का भी एग्जाम्पल लोगे ना बेटा, ठीक है ना, फैमिली का एग्जाम्पल लोगे तो आप देखोगे ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, या और भी आपके, तो एज वेरी होती है ना, तो कितना वैरायटी उसमें रहती है। इमेजिन फर्दर, वो कह रहा है थोड़ा और इमेजिन करो फर्दर, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या करना बेटा, इमेजिन फर्दर दैट द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कन्फ्लिक्ट, है ना। मान लो कि सारे मेंबर्स में आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट्स हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फैमिली। एक छोटी सी भी बात करेंगे ना, किसी के भी व्यूज किसी से मिलने वाले नहीं है, सबके व्यूज जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं इन फैमिली, ठीक है, वो फैमिली में ही डिफरेंट रहते हैं, तो इतने बड़े ग्रुप में तो बेटा वो डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लो कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। शुड इट कंपल्सरी दैट द चाइल्ड बी सेंट टू द स्कूल, और शुड द पेरेंट्स अलाउड टू डिसाइड, मतलब क्या होना चाहिए उस कम्युनिटी में, हाउ मच दिस ग्रुप स्पेंड ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, क्या वहाँ पे ज़्यादा पार्क होनी चाहिए, ज़्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, क्या वो डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वैरायटी ऑफ आंसर्स, ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो ना आपको वैरायटी ऑफ आंसर क्या करेगा, ड्राउट लेके आएगा, मतलब जो मैं बोलूँगी शायद आपके थॉट्स उससे नहीं मैच करेंगे, किसी और के थॉट उससे मैच जो है बेटा वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ डाइवर्सिटी इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में तो डाइवर्सिटी है जैसे कि हमारी अपनी कंट्री में है। डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, है ना। डिफरेंसेस भी नहीं, डाइवर्सिटी डिफरेंसेस को बर्थ देती है वैसे, पर डाइवर्सिटी का मतलब हो गया अनेकता, मतलब हम जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। जब हम इस पे झगड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वो डिफरेंसेस बन जाते हैं बेसिकली, ओके। दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद बेटा इस ग्रुप को जो है वो एक साथ रहना है, ठीक है ना।
दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन अ वेरियस वे, दे रिक्वायर अ कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। जैसे आप देख लो ना, आप जो है हर एक, मतलब आप देखो क्रॉप्स आप उगा नहीं सकते, ठीक है ना, हर एक की शॉप आप ओपन नहीं कर सकते, हर एक इंस्टीट्यूशन आप ओपन नहीं कर सकते हो, आपको रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, रोड्स पे काम। तो आप इमेजिन करो कि एक दूसरे की कॉपरेशन की तो ज़रूरत है ही है। अर्लियर टाइम इट वॉज अ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में आपको पता है ना, चीज़ों का लेन देन होता था तो फिर भी गुजारा हो जाता था। बट अभी हमने मनी का जब से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिया है, मोड ऑफ एक्सचेंज मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करने का एक माध्यम बना लिया बेटा, उसके बाद कोऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ठीक है। व्हाट विल अनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, तो अगर हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो हम एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे पीसफुली, वो कौन सी चीज़ होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि अगर वन में से दैट परहैप्स द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर, अगर वो एक बेसिक रूल्स पे क्या होते हैं, एग्री करते हैं, है ना, बेसिक रूल्स है। लेकिन वाई विल द ग्रुप नीड द सर्टन बेसिक रूल्स, ठीक है, वो बेसिक रूल्स क्यों चाहिए, ठीक है। थिंक व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ द सम बेसिक रूल, एवरी इंडिविजुअल बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स could do to each other। जैसे मान लो कि मैंने अपने घर में मेरे घर में कोई घुस के मुझे थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना, तो मैं इनसिक्योर फील करूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अगर कोई, मैं बेसिक रूल्स को फॉलो करूँ, आई एम फॉलोइंग, ठीक है ना, मान लो कि मैं उसको फॉलो कर रही हूँ लेकिन अब तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या चीज़ सिक्योरिटी देगी कि नहीं दोनों ही मेंबर्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, मतलब नहीं मेरा, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये तेरा अधिकार है, ये सारी चीज़ों का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, समझ में आ गया। तो ऐसे बेसिक रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। और इन बेसिक रूल्स को पब्लिकली प्रोमोगुलेट भी करना पड़ता है, मतलब इनको अनाउंस करना पड़ता है पब्लिकली, समझ में आ गया। इसकी ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, वैसे, ठीक है ना, ऑफिशियली बोलना पड़ता है कि नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट आपको पता है लॉज बनते हैं तो उनकी घोषणा करती है, बताती है, फिर उनको डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं वहाँ भेजते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर, पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाऊंगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, मैं चोरी करूंगा तो ये सज़ा मिलेगी, अगर मैंने ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी ना। तो पब्लिकली उनको अनाउंस करना पड़ता है। उसके बाद वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के लिए सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। अब देखो, नोन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव द मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर ये बेसिक रूल्स रहेंगे तो एक मिनिमल, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है कम से कम उतनी तो कोऑर्डिनेशन रहेगी, ठीक है ना। जो इन रूल्स को, मतलब इन रूल्स को एनफोर्स भी करना, वही बात है, मतलब रूल्स बनाना नहीं है, उन रूल्स को क्या करना है बेटा, उन रूल्स को एनफोर्स भी करना पड़ता है, समझ में आ गया, ठीक है। नॉट ओनली मेकिंग दीज रूल्स, है ना, बट ऑल्सो दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। जबरदस्ती करना ही करना, तुम्हें हेलमेट डालना है तो डालना है, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने तो नहीं तोड़ने, किसी के घर में चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है। इफ सिटीजन हैव नो एश्योरेंस दैट अदर विल फॉलो दीज रूल्स, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीजन टू फॉलो दीज रूल्स। मतलब जब मुझे पता है कि मैं बड़ी ईमानदारी से ऑनेस्टली जो है वो कोई काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा नेबर नहीं करेगा, या कोई भी आके मेरा पर्स छीन के चला जाएगा या मुझे गाली गलौज दे के चला जाएगा, तो मैं क्यों फॉलो करूंगी रूल्स को ना। इसीलिए इनका ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन भी करनी पड़ती है, ये एनफोर्सेबल भी होने चाहिए, तभी जो है बेटा हम क्या रह सकते हैं, एक सोसाइटी में पीसफुली रह सकते हैं, ठीक है। सेइंग दैट the rules are legally enforceable give an assurance to everybody that other will follow these, ठीक है, समझ में आ गया। और जो नहीं फॉलो करेगा they will be punished, उनको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये पहला वर्क है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड a set of basic rules that allow for a minimal coordination amongst the member of a society। का मिनिमल का मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरे बैंक में ज़्यादा पैसा है तो तुम ये नहीं बोल सकते यार हमें तो है, तुम दो, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, वो नहीं है ना, वो मेरी इच्छा है। तो मिनिमल का बोलने का मतलब है कि जो एक दूसरे को पीसफुली रहने के लिए, कि मार पिटाई ना हो, गाली गलोच ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, इन सब को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। समझ में आ गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो है वो टीचर आपको ये क्लास में ना एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा, जब आप इसको क्लास में करोगे तो
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो टीचर विल मेक यू अंडरस्टैंड इट मोर, ठीक है, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि हाउ इट कैन बी एश्योर्ड मोर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे बेटा, दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। सेकेंड में क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे देखना, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहले तो आप समझ लो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, ये एक सेट ऑफ रूल्स है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट बनती है और गवर्न होती है। समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट बनती है या तो वो गवर्न होती है। बट दीज शुड, बट क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, ठीक है ना। बट ये फंडामेंटल रूल्स क्या होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ, क्या है फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और इनको कौन बोलेगा कि ये हमारे जीने, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। मतलब आपने पहले में तो देख लिया कि हमारी सोसाइटी में कुछ लॉज होने चाहिए, बेसिक रूल्स होने चाहिए, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बेसिक रूल्स कौन बनाएगा और वो कैसे होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ, समझ में आ गया, ठीक है ना, वो किस तरह के होने चाहिए, उनको कौन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्स रूल चाहिए, किसी को वाई रूल चाहिए। अब ये एक्स और वाई में से जो मोस्ट नीडेड है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वही बनेगा ना बेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा रूल है, ये कौन से ऐसी बॉडी है जो इसको डिसाइड करेगी, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस, मतलब किसके बाद मतलब किसके ऐसे रूल्स है, किसके ऐसे प्रेफरेंसेस हैं जो हमें गवर्न करे, ठीक है। यू शुड थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट, मतलब मेरे को लगेगा मेरे रूल्स अच्छे हैं, तुम्हें लगेगा तुम्हारे रूल्स अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह से हर किसी को अपना अपना लगेगा, तो ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व रहेगा, डिसाइड करना मुश्किल है ना, इतने करोड़ों की जनसंख्या में हर एक आदमी के अपने व्यूज हैं, अपने थॉट्स हैं। अब वो अपने थॉट्स को पे तो नहीं देश चल सकता ना बेटा, ठीक है। तो उसके लिए एक ऐसी हमें बॉडी चाहिए, एक ऐसी हमें बॉडी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि एक्चुअली में कैसे गवर्न किया जाएगा और कौन गवर्न करेगा, ठीक है ना। ये तो पता लग गया हमें कि हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए, बट ये सेट ऑफ रूल्स कौन बनाएगा, किस तरह से बनाएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका आंसर हमें संविधान से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ द पावर टू सोसाइटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि कैसे कैसे पावर को एलोकेट करा गया है सोसाइटी में, क्या क्या उसका तरीका है, ठीक है। इट डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि लॉ कैसा रहेगा, ठीक है, कौन लॉ कैसा होगा और लॉ कौन बनाएगा, लॉ मेकर कौन है ना। हमें पता है कि पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ मेकर है, बट पार्लियामेंट को किसने बोला, पार्लियामेंट क्यों बनी, है ना, ये सब चीजें कहाँ लिखी गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ उनको कई तरह से दे सकते हैं। जैसे कि अगर मोनार्क है, राजा है, किंग है ना, अगर किंग है तो वहां पे ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क ही डिसाइड करेगा, जो राजा ने डिसाइड कर दिया वो फाइनल होगा। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें, अगर हम चाइना की बात कर लें, ठीक है ना, तो वहाँ पे सिंगल पार्टी डिसाइड करती है कि सारी पावर जो उसी के हाथ में होती है। बट अगर हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप इंडिया की बात करते हैं, तो ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सो मैनी डाइवर्सिटीज ऑफ एवरी काइंड, रीजन, रिलीजन, ठीक है ना। इवन एक ही स्टेट में रहने वाले लोगों में भी बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। पीपल गेट टू, मतलब वो बोल रहे हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो डिसीजन है वो कौन लेता है, पीपल लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि राजा डिसाइड करेगा, जैसे जहाँ पे सिंगल पार्टी होगी वहाँ पे वो पार्टी डिसाइड करेगी, बट जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, है ना। अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि लोग डिसाइड करते हैं, पर इतना सिंपल है ये, लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अब तुमने कभी डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, तुमने कभी सोचा कि अच्छा यार ये कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, तो तुम गए थे पार्लियामेंट में बैठे थे, नहीं, ठीक है ना। पर डिसीजन तुमने लिया, अगर तुम 18 साल से ऊपर हो तो, अगर तुम एडल्ट हो तो,
ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग में तुमने पार्टिसिपेट करा, तुम डायरेक्टली वहां पे नहीं गए पर फिर भी तुमने पार्टिसिपेट करा। कैसे किया पार्टिसिपेट, ये तो हमें क्लियर हो गया कि पीपल डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में कौन डिसाइड करता है, पीपल डिसाइड। बट ये इतना सिंपल नहीं है जानना, ठीक है। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट। अगर लोग डिसाइड करेंगे तो सारे के सारे एग्री होने चाहिए। अब करोड़ों की जनसंख्या में एग्री, एक परिवार में ही नहीं एग्री होते बेटा, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या ही एग्री होंगे, ठीक है ना। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट, मतलब या तो लोग क्या डायरेक्टली वोट करें। जो डायरेक्ट वोट किया जाता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रिफरेंडम। रिफरेंडम के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो हिस्ट्री में, है ना, तो हिस्ट्री बोलने का मतलब है तो सिविक्स है बट वो भी हिस्ट्री हो जाती है, जो 4 दिन पहले की भी बात होती है। तो रिफरेंडम क्या होता है बेटा, रिफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट। क्या होता है, डायरेक्ट वोट, जहां पे कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। तो क्या डायरेक्ट वोट करें, मतलब कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा डिसीजन करना है, लोग वोट करेंगे और डिसीजन हो जाएगा। रेफरेंडम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए किया जा सकता है बट नॉट फॉर द एवरी वर्क, ठीक है। या तो जैसे कि इसने बोला कि वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक्स डिड, मतलब ग्रीक में डायरेक्ट वोट करते थे और वो डिसीजन मेकिंग होता था, है ना। शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे बेटा, हमारे लिए लॉज बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ये हमने मान लिया कि बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी लॉ मेकिंग कर ली तो इनको कैसे चुना जाना है, ठीक है। हाउ मैनी शुड बी देयर, कितने, जैसे आपके लोकसभा में इस टाइम 545 है, ठीक है, और आपको पता है राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो 245 है इस टाइम पे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है उसकी 250 है। तो ये किसी ने डिसाइड करा कि 545 होंगे लोकसभा में एमपीज, राज्यसभा में इतने होंगे। आपकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम हिमाचल तो मेरे यहाँ पे 68 है, आपके वहाँ पे अलग अलग आपके एमएलएस का जितना भी नंबर होता होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन डिसाइड करेगा बेटा, इन सब चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बेटा दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम इंडियन कंटेस्ट की बात करें, इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। मतलब सभी मैक्सिमम केसेस में पार्लियामेंट ही लॉज एंड पॉलिसीज डिसाइड करती है एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर। और पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज होती है। जैसे बेटा हमारी जो पार्लियामेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज है, कितने पार्ट है उसके, कितने पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कितने पार्ट है। जैसे आपकी पार्लियामेंट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा तो इट हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है। एक आपको पता है अपर हाउस, है ना, अपर हाउस जिसको आप क्या बोलते हैं, राज्यसभा। लोअर हाउस जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, लोकसभा, ठीक है। और एक आपका कौन आते हैं, प्रेसिडेंट। एक कौन आ जाते हैं आपके, प्रेसिडेंट। तो तीन, ये एक पर्टिकुलर वे में आपकी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है और ये हमारे लिए लॉज बनाती है। बिफोर आइडेंटिफाइंग what the law in any given society you have to identify what, ठीक है। हमें लॉ से पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा कि who has the authority to enact that। वो अथॉरिटी कौन है, वो अथॉरिटी पार्लियामेंट है। इफ द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू enact the law there must be law that bestows this authority on the parliament। मतलब अगर पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाएगी तो पार्लियामेंट को किसी ने तो बोला ही होगा ना कि पार्लियामेंट बनाओ, और पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाएगी। समझ में आ गया। तो ये सारा फंक्शन जो है पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, वो कैसे बनती है, वो कैसे लॉज बनाएगी, किसकी क्या पावर होगी बेटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का फंक्शन है, ठीक है। इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नर इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारी सरकार किस तरह की होगी। तो ये आपका सेकेंड वर्क आ जाता है बेटा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड है ये डिसाइड करती है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, अगले पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इसके आगे से कि व्हाट आर द एक्चुअली अदर वर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आई होप कि आपने आज की क्लास को अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। तो फिर कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।